जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 2 का टॉपिक 2 पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। अब इंडिया को हम फेडरल कंट्री कहते हैं, इंडिया एक फेडरल नेशन है, पर कैसे, कौन से ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे हम कंट्रीज को फेडरल नेशन कह सकते हैं। तो वो क्राइटेरियाज जो हमने फीचर्स डिस्कस किए थे, वही फीचर्स क्राइटेरिया हैं। ये सारे फीचर्स हमें जिस कंट्री में फॉलो होते हुए दिखते हैं उस कंट्री को हम फेडरल नेशन या फिर फेडरल कंट्री कह देते हैं। तो इंडिया में हम उन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं एंड दैट इज व्हाई इंडिया इज अ फेडरल नेशन। तो उसी के बारे में हम आज के वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। India is a federal country because the Indian Constitution clearly provides for a division of powers of different levels of government और among different levels of government। अब इंडिया को हम फेडरल कंट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडिया में हमारा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने डिफरेंट लेवल्स जो है गवर्नमेंट के, स्टेट लेवल, लोकल लेवल और यूनियन लेवल यानी कि सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है, इन सभी डिफरेंट लेवल्स पे ये जो हमारी गवर्नमेंट है, इन सभी के बीच में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। किस लेवल के पास कितनी पावर होगी, उनका क्या जुरिस्डिक्शन होगा, वो सब हमने डिफाइन कर रखा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में सभी लेवल्स के बीच में पावर को शेयर कर रखा है और इसीलिए इंडिया एक फेडरल कंट्री कहलाई जाती है, क्योंकि हमने डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स के बीच में पावर को शेयर किया है। अब वो कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं जो इंडिया फुलफिल करती है? सबसे पहले 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हम लोगों ने देखा है सबसे पहला फीचर क्या होता है फेडरल नेशन का, कि 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होने चाहिए जिनके बीच में हम पावर शेयर कर पाए। अब एक ही लेवल है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। फॉर एग्जांपल मान लो किसी कंट्री में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है, हम किसके बीच में पावर शेयर करेंगे? जब स्टेट गवर्नमेंट यानी सेकंड लेवल होगा तभी तो इन दोनों लेवल के बीच में हम पावर शेयर कर पाएंगे। एक सिंगल अथॉरिटी है तो उसे हम डेमोक्रेसी भी नहीं कह सकते और हम वहां पे पावर भी शेयर नहीं कर सकते। पावर शेयर करने के लिए एटलीस्ट 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट चाहिए होती हैं और इंडिया में हमें 3 लेवल्स देखने को मिलते हैं। यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है। ये जो 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, इनके बीच में पावर शेयर की गई है। इनके ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, कौन कौन से पावर इनके पास है, इन सभी गवर्नमेंट के पास, इनके क्या फंक्शनिंग होगी, उस सब के बारे में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही लिख रखा है। डिवीजन ऑफ पावर, अब ये जो डिफरेंट लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, इनके बीच में हमने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। अब वो कैसे? हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये 3 लिस्ट प्रोवाइड करी हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट जिसमें सिर्फ स्टेट के जो भी रूल्स वगैरह, जिन सब्जेक्ट्स पे स्टेट्स रूल्स बना सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं, वो सब मैटर्स स्टेट लिस्ट में आएंगे। और ऐसे ही यूनियन लिस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिन सब टॉपिक्स पे, इन सब मैटर्स पे लॉज एंड पॉलिसीज बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सब यूनियन लिस्ट में आते हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं उन पे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉज पॉलिसीज बना सकते हैं। ये टाइम के साथ जो भी नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं वो सब यहाँ पे ऐड कर दिए जाते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। तो सबसे पहले यूनियन लिस्ट में यानी कि सेंट्रल लेवल पे अगर देखा जाए, यानी पूरी कंट्री के लेवल पे हमें हर एक जगह जो प्रोटेक्शन वगैरह है या जो कुछ भी हमें प्रोवाइड करना है पूरे सेंट्रल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, पूरी कंट्री के किसी एक पूरे सिस्टम को, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन सिस्टम को हमें मैनेज करना है, पूरी कंट्री में हर एक जगह के एजुकेशन सिस्टम को मैनेज करना है, उसके लिए लॉज पॉलिसीज निकालनी है, तो वो यूनियन लिस्ट में हमें देखने को मिलता है। यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट दोनों में हमें एजुकेशन, हेल्थ यानी जो हमारी बेसिक फैसिलिटीज हैं वो हमें यूनियन और स्टेट लिस्ट दोनों में ही देखने को मिलती हैं। यानी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों हमारी जो बेसिक फैसिलिटीज हैं उनसे रिलेटेड जो लॉज एंड पॉलिसीज हैं वो बना सकते हैं। तो यूनियन लिस्ट में मेनली जैसे कंट्री के लेवल की बात करें तो डिफेंस। अब हम लोग क्या देखते हैं, अलग अलग कंट्री, जैसा इंडिया जो है, इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना, इन सब के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहते हैं। इंडिया के एक तरह से हम दुश्मन कह सकते हैं, ये सारे नेशंस इंडिया के एनिमी नेशंस हैं। तो इस वजह से डिफेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिफेंस को लेकर के कौन रूल्स पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं? यूनियन लिस्ट में हमें यूनियन गवर्नमेंट जो डिफेंस से रिलेटेड लॉज एंड पॉलिसीज बनाती है, क्योंकि पूरी कंट्री की सुरक्षा का यानी पूरी कंट्री की सिक्योरिटी का पूरा मैटर है, तो उस इशू पे यूनियन गवर्नमेंट लॉज एंड पॉलिसीज बनाती है। फिर फॉरेन अफेयर्स यानी कि जो हमारे एम्बेसडर्स होते हैं या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो करवाना है वो सब कौन मैनेज करता है? यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि ये कंट्री के डिफरेंट कंट्रीज के बीच का मामला है, तो वो सब कौन हैंडल करते हैं? यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब स्टेट लेवल पे जितने भी काम हो रहे हैं, स्टेट के अंदर अंदर जो भी काम होना है वो सब आएगा स्टेट लिस्ट के अंडर में, वो सारे सब्जेक्ट जिसपे स्टेट गवर्नमेंट एक्शंस ले सकती है, जैसे पुलिस, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे वो मैटर्स हैं। अब एजुकेशन की बात कर लें तो एजुकेशन एक स्टेट की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम यूपी ले लेते हैं, तो यूपी की जो
स्टेट गवर्नमेंट है वो एक्शन ले सकती है एजुकेशन से रिलेटेड, यानी कि यूपी में एजुकेशन सिस्टम को हम और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट लॉज एंड पॉलिसीज बना सकती है और पूरी कंट्री के लेवल पे जब हमें एजुकेशन सिस्टम में सुधार करना है तो उसके लिए कौन लॉज एंड पॉलिसीज बनाएगी? हमारी यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसमें ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं जिन पे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों ही लॉज बना सकती हैं। कॉन्करेंट लिस्ट जो है इसमें एजुकेशन, फॉरेस्ट, ये सारे वो इश्यूज हैं, वो सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिसपे दोनों यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही एक्शंस ले सकते हैं, लॉज एंड पॉलिसीज बना सकते हैं। अब इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडिया में हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसे देते हैं? अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। यानी कि चाहे जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ये जो 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, इवन जो प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं माने जाते, यानी कि सबसे टॉप पे कॉन्स्टिट्यूशन है और उसी के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रह के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर हो, सबको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे हमने सुप्रीम माना है अपने कंट्री में। देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारी जुडिशरी जो है, जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स, उन पे कोई प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकता है। यानी ये जो कोर्ट्स हैं वो जस्टिस प्रोवाइड करते हैं और सही स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, सही तरह से जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, इन्हें कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता। किसी के प्रेशर के अंडर में आके जो कोर्ट्स हैं वो अपने डिसीजंस नहीं लेते। कोर्ट्स क्या करते हैं? जो सही है उसके फेवर में डिसीजंस लेते हैं। Then financial autonomy, both center and states have separate sources of income. अब financial autonomy यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करती फंड्स के लिए, यानी जो भी काम करवाने हैं स्टेट लेवल में, जो भी काम करवाने हैं, फॉर एग्जांपल कहीं पे सड़क बनवानी है तो उसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करती। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? उसके भी अलग सोर्सेज होते हैं इनकम के, जहां से रेवेन्यू मिलते हैं, जैसे कि जो स्टेट जीएसटी होती है, डिफरेंट टैक्सेस होते हैं, जैसे व्हीकल टैक्स होते हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स होता है, लग्जरी टैक्स होता है, अलग अलग टैक्सेस लगाए जाते हैं और उनसे जो भी रेवेन्यू मिल रहा है, जो भी टैक्स ये कलेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट, उसी टैक्स का यूज करती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाने के लिए और डिफरेंट फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, उन्हीं रेवेन्यू रिसोर्सेज का यूज किया जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के अलग अलग सोर्सेज होते हैं इनकम के। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसे भी टैक्सेस के फॉर्म में रेवेन्यू मिलता है, लेकिन डिफरेंट टैक्सेस लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिफरेंट स्टेट लेवल पे डिफरेंट टैक्सेस इंपोज करती है। तो इसलिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अलग अलग सोर्सेज हैं इनकम के, यानी कि इन्हें फंड्स, जो रेवेन्यू है वो अलग अलग सोर्सेज से मिलते हैं। तो ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती फंड्स के लिए, ये इंडिपेंडेंटली अपना काम करती हैं। और यही अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है, साथ ही साथ थोड़ा हमें मोर और लेस रिजिड भी देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हाँ हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं पर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट का सपोर्ट चाहिए होता है, पार्लियामेंट में सब लोग अग्री करें, कोई चेंजेस लाने हैं तो पार्लियामेंट जो है वहां पे सब लोगों का एग्रीमेंट चाहिए होता है। फिर साथ ही साथ जो स्टेट लेजिस्लेटिव्स होते हैं, यानी कि एमएलएस जो होते हैं, उनमें से हाफ ऑफ द एमएलएस का सपोर्ट चाहिए होता है, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज किया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर सपोर्ट नहीं मिलता या पार्लियामेंट अग्री नहीं करती है तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना मुश्किल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो थोड़ा हमारा रिजिड भी हम कह सकते हैं, और इसे थोड़ा रिजिड इसीलिए बनाया गया है कि इजीली कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंजेस कर दिए जाएं तो कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन को सही से फॉलो नहीं करेगा, कोई भी जो मिनिस्टर है वो अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला करके डिक्टेटरशिप भी ला सकता है। तो इसीलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने के लिए एक मेथड रखा है, लेकिन थोड़ा वो डिफिकल्ट है मेथड, जिससे कि कोई भी पर्सन गलत तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ना ला पाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुप्रीमेसी है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं उन्होंने मेथड प्रोवाइड किया है, बट थोड़ा डिफिकल्ट है ये मेथड। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस लाने हैं तो हमें सपोर्ट चाहिए होता है हाफ ऑफ द एमएलएस का, और पार्लियामेंट का भी सपोर्ट चाहिए होता है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि इंडिया को हम फेडरल कंट्री क्यों कहते हैं। अब इंडिया फेडरल कंट्री क्यों है? क्योंकि इंडिया के पास डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, यानी डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, उनके बीच में हमने पावर शेयर करी है, रिटन और सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, साथ ही साथ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और जो स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते फंड्स या रेवेन्यूज के लिए, इनके अलग अलग सोर्सेज हैं इनकम के। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि इंडिया जो है वो डिफरेंट क्राइटेरिया जो है, यानी इंडिया में हमें सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं फेडरलिज्म के, जो क्राइटेरियाज हैं वो सब फुलफिल करता है इंडिया, और इसीलिए हम इंडिया को एक फेडरल नेशन कहते हैं। इंडिया में हम प्रॉपरली पावर शेयर कर रहे हैं डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स के बीच में, तो इसीलिए इंडिया एक
फेडरल कंट्री है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।